हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टी कामचंद। हम बात कर रहे थे एसीएफ एफआरओ 2021 के मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन के बारे में और हमने पार्ट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 80 तक सोल्व कर लिया था। आज बात करते हैं पार्ट नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 81 से कंटिन्यू और आज इसको कंप्लीट करते हैं। दो पार्ट के अंदर इसको हम सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन नंबर 81 ध्यान से देखो क्या दिया हुआ इसके अंदर। आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना। लेकिन ध्यान से देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास में दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास में पी भी है और क्यू भी है। पी का मतलब जहां पे होता है जनरल सेंस के अंदर डेल्टा जेड ओवर डेल्टा एक्स, और क्यू जो होता है वो आपके पास में होता है डेल्टा जेड ओवर डेल्टा वाई। इसका मतलब जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब z के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं तो जिस इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं वो इक्वेशन आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब ध्यान से देखो, ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि इसका आपको क्या निकालना है, कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। अब कंप्लीट इंटीग्रल निकालते कैसे हैं? सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ आएगा क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर। और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर आती है, या फिर हम बात करें कि जो उसके डेरिवेटिव्स की कुछ पावर एग्जिस्ट करती हो, या डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स जो है उसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? नॉन लीनियर। और आपके यहाँ पे कौन सी दे रखी है? नॉन लीनियर। अब ध्यान से देखो, ये नॉन लीनियर तो है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपके पास में ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है? यहाँ पर p का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ हम बात करें कि सिंगल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जेड का, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। y जो है आपके पास में उसके रेस्पेक्ट में भी आपके पास में q क्या है? एक सिंगल डेरिवेटिव। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? केवल एक एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, या फर्स्ट डेरिवेटिव केवल यहाँ पर कंटेन कर रही इक्वेशन, तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसका मतलब जो इक्वेशन हुई ये आपके पास में है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन भी कैसी? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं, उस सॉल्व करने का जो तरीका है वो है चार्पिट मेथड। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कई सारे मेथड पढ़ते हैं। एक आपके पास में लाग्रांज मेथड भी होता है। लाग्रांज मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती है, लेकिन कैसी होती है? वो लीनियर होती है। और एक स्पेशल फॉर्म में होती है, पी कैपिटल पी प्लस क्यू कैपिटल क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में होती है। अगर आपके पास में नॉन लीनियर में इक्वेशन दी हुई है, नॉन लीनियर आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर पीडी दी हुई है, तो उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। कई सारे हमने स्पेशल फॉर्म बनाते हैं, शॉर्ट तरीके बनाते हैं, लेकिन जब किसी से सॉल्व नहीं हो रहा हो तो हमारे पास में जिसको बोलते हैं जनरल मेथड, वो जनरल मेथड होता है, वो है आपके पास में चार्पिट मेथड। होता क्या है इसको समझते हैं। आपके पास में एक फंक्शन है, ध्यान से देखो, फंक्शन के अंदर एक्स वाई और जेड। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसका? एक्स और वाई का। पी का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यू का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। इस प्रकार की अगर आपके पास में कोई इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के लिए जो चार्पिट इक्वेशन होती है या चार्पिट मेथड होता है वो ये होता है कि आप जो है सबसे पहले ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, इसको बोलते हैं चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम क्या करते हैं, पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये क्या है आपके पास में कंप्लीट इंटीग्रल निकालने का तरीका। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करके दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में ये इक्वेशन दी हुई है, मैं इस पी को उधर ले जाके इसको पूरा एक फंक्शन मान लेता हूं। जैसे ही फंक्शन कंसीडर किया, मैं क्या करूंगा, चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करूंगा। जब चार्पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करेंगे तो आपको इनकी सबकी वैल्यूज निकालने में, फिलहाल डीपी और डीवाई की निकाल रहा हूं, ठीक है। डीपी के नीचे कितना आएगा, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स कोई भी एक्स की टर्म नहीं है तो कितना हो जाएगा, ये रहा 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया। प्लस पी आपके पास में हो गया, एफ का जेड के रेस्पेक्ट में करोगे 2 टाइम्स ये 0 हो गया, प्लस कितना हो गया 1, ये आ गया। इसी प्रकार से डीवाई के नीचे माइनस के डेल्टा एफ ओवर डेल्टा क्यू, मींस इसका इस पूरे एफ का क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे करोगे आपके पास में ये आ गया। ध्यान से देखो, क्यू वाई प्लस जेड जो आपके पास में फैक्टर है, ये क्यू वाई प्लस जेड फैक्टर दोनों में क्या है, कॉमन है। 2 भी आपके पास में आ रहा है, 2 भी आपके पास में आ रहा है, तो 2 टाइम्स क्यू वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे कैंसिल आउट होगा आपके पास में केवल और केवल ये बचेगा। इसको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना भी काफी आसान है। क्यों है? क्योंकि डीपी के नीचे पी की टर्म है, डीवाई के नीचे वाई की टर्म है,
और जब ऐसा है, जब इंटीग्रेट करोगे तो ln p हो जाएगा, ये ln y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, और जो कांस्टेंट लगेगा वो भी क्या करते हैं हम लोग ln के फॉर्म में लिख लेते हैं। चूंकि हमारे जो चारों ऑप्शंस देखते हैं उन चारों ऑप्शन में एक कांस्टेंट a लिया हुआ है, दूसरा कांस्टेंट c लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट कितना ले लेता हूँ a, लेकिन ln के फॉर्म में लेता हूँ। जैसे दोनों लिखोगे, ln की प्रॉपर्टी आपको पता है, ln फॉर नेचुरल लॉग बेस अगर लॉग है उसको बोलते हैं। ये आपके पास में हो गया। p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू निकालनी, q की वैल्यू चाहो तो आप इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, जो p की वैल्यू आई उसको आपकी जो मेन इक्वेशन दे रखी इसमें पुट करो। इसमें पुट करते क्या होगा, q की वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगी, आप सब लोग इसको आसानी से निकाल लोगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो q की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। जैसे पुट करोगे dz इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये p आपके पास में मैंने रख दिया, a अपॉन y जो मेरे पास में आया था, q की वैल्यू ये रही, मैंने यहाँ पे पुट कर दी। जैसे पुट करोगे आपके पास में ये आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ z भी है y भी है, लेकिन z वाला कहाँ पे, ये रहा फैक्टर dz का, तो इस क्वांटिटी को मैं इस साइड ले आता हूँ और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, y को एलसीएम लूंगा। y जैसे एलसीएम लूंगा, y dz प्लस कितना हो गया, z dy, ये y को अंदर मल्टीप्लाई, इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये पोर्शन आ गया। दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जस्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर। चेक करो, एक ऑप्शन जो है आपका ये रहा, तो सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, लेकिन पहचानना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, तो नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की थी, और उसके लिए हम यूज करते हैं चार्पिक मेथड। अब बात करते हैं, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 81। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 82? अगेन आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 82, और क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर आपके पास में दिया हुआ है pq इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा है। अगेन ध्यान से देखो, यहाँ पर p क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, q क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। और जब डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट आ जाता है तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है आपके पास में, नॉन लीनियर। इसका मतलब ये अगेन क्या बन गई, नॉन लीनियर। जब नॉन लीनियर बन जाती है तो हम क्या करते हैं, जनरली अगर जनरल मेथड की बात करें तो क्या यूज करते हैं, चार्पिक। लेकिन मैंने बताया कि कई छोटे छोटे मेथड्स और है, स्पेशल फॉर्म में जब हमें दी हो, ये भी क्या कहलाता है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल फॉर्म होता है। स्पेशल फॉर्म होता है तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। अगर आपके पास में कोई इक्वेशन है, मैं फॉर्म बता रहा हूं कि अगर आपके पास में कोई इक्वेशन जो केवल और केवल किस में दे रखी है, p और q में, उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसमें सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। मींस ना तो z हो, ना ही x हो, ना ही y हो। ध्यान से सुनना, केवल पूरी इक्वेशन किसके अंदर है, p और q में है। जब p और q में इक्वेशन आपके पास में दे रखी है तो इसका जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन कितना होता है, कंप्लीट इंटीग्रल की बात करें तो z इक्वल टू कितना होता है, ax प्लस by। स्मॉल z है, z इक्वल टू ax प्लस by, और प्लस कितना होता है आपके पास में c। जहां पर b जो होता है उस b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जहां पर ध्यान देना है आपको, जहां पर f ऑफ ab जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। f ऑफ ab 0 का मतलब p की जगह a रख देंगे, q की जगह b रख देंगे। यहां से क्या करेंगे हम लोग, b की वैल्यू निकालेंगे, और b की वैल्यू किस फॉर्म में निकालेंगे, ऑफ कोर्स a के फॉर्म में निकालेंगे। a के फॉर्म में निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल जो आपके पास में आ जाएगा वो कितना हो गया, z इक्वल टू ax, और प्लस ये कितना हो गया, फाई ऑफ a y प्लस c। ये आपके पास में क्या आ जाता है, कंप्लीट इंटीग्रल। अब ध्यान से देखो, हमें अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से देखो, pq इक्वल टू 1। pq इक्वल टू 1 का मतलब पूरी इक्वेशन किस में है, p और q में। जब पूरी इक्वेशन p और q में दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले p की जगह क्या किया मैंने, देखो a पुट किया, q की जगह b पुट किया, तो मैं जैसे पुट करूंगा कितना आ गया, ab इक्वल टू 1। यहां से हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं, किस फॉर्म में, a के फॉर्म में। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/a। तब आपके पास में कंप्लीट इंटीग्रल कितना हो जाएगा, z इक्वल टू कितना होता है, ax प्लस b कितना है, 1/a, और कितना y, और प्लस कितना हो गया c। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। लेकिन ये मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो डिफरेंशियल इक्वेशन केवल और केवल किस में हो, p और q में। तो ये एक फॉर्म होता है। चाहो अगर आपको याद नहीं हो तो आप चार्पिक इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। प्रॉपर सॉल्व करोगे, p की वैल्यू निकालोगे, q की वैल्यू निकालोगे, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy के अंदर पुट करोगे, दोनों तरफ क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। बड़ा सिंपल है। तो ये आपके पास में था क्वेश्चन नंबर 82। देखो एक ऑप्शन आपके पास में होगा z इक्वल टू ax प्लस y अपॉन a, ये y अपॉन a प्लस c। मेरे पास में जो पेपर है उसमें फोर्थ ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 एक सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो ये ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन है। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो थ्योरी बेसिक पूछे गए थे।
मैक्सिमम क्या कैलकुलेट तो किसी को नहीं करवाया, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा शायद जिसको कैलकुलेट करवाया हुआ है, बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया ध्यान से देखो, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मींस एलपीपी है, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एलपीपी का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाए, उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर विच, किसके लिए होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपके पास में एलपीपी जो होती है वो एलपीपी किस फॉर्म में दी होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर आपने देखी हो तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, किसी जो फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, या तो मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। मैं आपके यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूं। जो आपके पास में एलपीपी होती है उस एलपीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एलपीपी किस फॉर्म में लिखी होती है आपके पास में, जैसे यहाँ पर लिखा होगा, मैं इसको जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के केस में लिखा होगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, जैसे सपोज जेड इक्वल टू आपके पास में है और सी और कितना है एक्स, और यहां पर जो आपके पास में होगा या तो इसको लिखेंगे मैक्सिमाइज लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा होता है, मिनिमाइज लिखा होता है। यहाँ पर जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं वो जो फंक्शन आपका कहलाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो फिलहाल ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे ये हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ध्यान देना। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस फॉर्म में, जेड इक्वल टू सी और एक्स के फॉर्म में। साथ ही साथ जब एलपीपी को सॉल्व करवाया जाता है तो आपके पास में क्या दिया जाता है, कंडीशंस होती है, कॉन्स्टेंट होते हैं या उसको बोलते हैं प्रतिबंध जिसको बोलते हैं, और वो किस फॉर्म में हो, जनरली मैं ले लेता हूं x लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पर a जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास में है, x आपके पास में वही है जो यहाँ पे था, और b जो है आपके पास में क्या होता है, एक कॉलम वेक्टर होता है, c यहाँ पे क्या होता है, एक रो वेक्टर होता है, x यहाँ पे कॉलम वेक्टर होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज दी होती है जिसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स या नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशंस होती है, कांस्टेंट होते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि x जो है ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका जो एलपीपी होता है उस एलपीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर ये एलपीपी दी हुई, यहाँ पर या तो मैक्सिमाइज लिखा होगा या मिनिमाइज लिखा होगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाम का वर्ड भी आपके ऑप्शन में। मैक्सिमाइज मिनिमाइज मैंने आपको समझा दिया, ये आपके पास में कांस्टेंट होते हैं, ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होते हैं। अब ध्यान से देखो, कांस्टेंट बोल रहा हूं, कांस्टेंट नहीं है, ये आपके पास में है, या इसको नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स भी बोल देते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है फिजिबल सॉल्यूशन और एक होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलपीपी को सॉल्व करते हैं तो फिजिबल सॉल्यूशन निकालते। फिजिबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो उसके किसको सेटिस्फाई करते हैं, कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं। कांस्टेंट कौन सा है आपके पास में, ये रहा, और नॉन नेगेटिव जो आपके पास में वेरिएबल है, इन दोनों को जो सेटिस्फाई करने वाला जो वेरिएबल होता है, इन दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा एक्स, या जो भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, ये होता है फिजिबल सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाए तो किसके लिए बनेगा। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन जैसे सुनोगे आपका ऑप्शन आप करेक्ट कर दोगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ध्यान से सुनना, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिजिबल सॉल्यूशन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, वो फिजिबल सॉल्यूशन जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ मैक्सिमाइज दिया है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को क्या कर दे, वो मैक्सिमाइज कर दे, और अगर यहाँ पे मिनिमम दिया है तो क्या कर दे, वो मिनिमाइज कर दे। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरह का फिजिबल सॉल्यूशन होता है। ध्यान देना, फिजिबल सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, आपके पास में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, उसको क्या कर दे, वो या तो वो मैक्सिमाइज कर दे या फिर वो क्या कर दे, मिनिमाइज, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ध्यान से देखो, एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ईदर मैक्सिमम और मिनिमम, है क्या एक ऑप्शन, यस करेक्ट है। तो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को या तो वो क्या करेगा, उस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर वो क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये था अपने पास में फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस जो केवल किसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, और जैसे ही इसको जो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 83। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 भी क्या, जस्ट आपको रिजल्ट याद रखना था। 84 के अंदर
क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 84 आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कि आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से देखो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस कितना है आपके पास में p dy ओवर dx और कितना है प्लस qy इक्वल्स टू कितना हो गया 0। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, y इक्वल्स टू e टू द पावर mx इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए y इक्वल्स टू e की पावर जो mx है इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल भी बोल सकते हो आप लोग। तो इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं हम, जो प्रॉपर सॉल्यूशन निकालते हैं, पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं, तो y इक्वल्स टू e की पावर mx क्या है, उसका पार्ट है। पार्ट है इसका मतलब क्या होगा, एक सॉल्यूशन कितना मान के चलते हैं y इक्वल्स टू e की पावर mx। जब आपने ये पढ़ा होगा तो हम क्या करते हैं, जनरली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। हम क्या करते हैं, कई बार इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कुछ और मानते हैं, किसी और डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूस करते हैं। उसमें एक तरीका ये होता है कि ये सबसे पहले इक्वेशन हम पहचानते हैं। इक्वेशन कैसे, देखो सेकंड ऑर्डर है, साथ ही साथ में क्या है ये लीनियर, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस फॉर्म में भी होता है। जब आपके पास में एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाता है तो इसको हम u बोल देते हैं, तो इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल होता है कितना होता है, uv होता है। फिर हम इसमें सेटिस्फाई कराते हैं और इसका रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू e की पावर mx जो इस कंप्लीट इंटीग्रल का पार्ट है, कंप्लीट इंटीग्रल का पार्ट है, इसका मतलब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, e की पावर mx का dy बाय dx कितना होगा, m e की पावर mx। फिर एक बार और करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, सब विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, यहाँ पे m स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, pm हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पे तो q। और ध्यान से देखो बाहर कितना कॉमन आएगा, e पावर mx इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो 0 तो देगा नहीं ऑब्वियसली, और नहीं भी दिया हुआ तो आपको एज्यूम करके चलना है कि 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। और e की पावर में है, e की पावर में तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही 0 नहीं होगा, वो तो केवल माइनस इनफाइनाइट पे 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 नहीं होगा तो मेरे पास में कितना आ गया, केवल ये पोर्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m स्क्वायर प्लस pm प्लस q की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चेक करो, एक ऑप्शन में आपके पास में होगा। और वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको जब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये रूल होता है कि यदि इस इक्वेशन को अपनी दी हुई इक्वेशन से कंपेयर करने पर m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो उस केस अगर आ जाता है, ले लेते हैं क्या, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो y इक्वल टू e की पावर mx क्या होता है, उसका एक सॉल्यूशन होता है, या उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, उसको u मान लेते हैं। फिर अदर सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, y इक्वल टू uv के फॉर्म में होगा। उसके लिए वापस डिफरेंशिएट करके इसमें पुट करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 84। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, और क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत क्या, चारों ही ऑप्शन में आंसर नहीं है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 84 या 85। क्वेश्चन नंबर 85 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर और dy बाई dx, और साथ में है प्लस इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कितना है 2 टाइम्स xy। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। ध्यान से देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, समझते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। कि अगर आपके पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो m dx प्लस m dy इक्वल टू 0, ध्यान देना यहाँ पर m और n दोनों जो है x और y के फंक्शन है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको m dx प्लस m dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी हो, तब हम चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट का मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन से पॉसिबल है। सीधा हम क्या कर देंगे, अगर एग्जैक्ट तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसका सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से पॉसिबल होता है। और उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रूल अप्लाई करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में एग्जैक्ट कब होगी, जब आपके पास में डेल्टा m ओवर डेल्टा y की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा n ओवर डेल्टा x, इफ आई एम राइट। ठीक है,
अगर आप इसमें क्या करोगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ये अगर इक्वल आ जाता तो इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, सीधा आप इसको इंटीग्रेट करके इसके वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से नहीं कर सकते, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूं, सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो, मुझे नहीं पता कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम क्यों दिया, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या, उसके डेफिनेशन को समझते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर, चाहे वो x का हो, y का मल्टीपल हो, कुछ भी x और y का कॉम्बिनेशन हो, केवल y का हो, केवल x का हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर जिसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या बन जाती है, एग्जैक्ट बन जाती है। एग्जैक्ट है तो अच्छी बात है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं कि वो फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट बन जाए, मींस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, या फिर हम इस तरह से बात करें कि वो इक्वेशन जो है वो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन से उसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो, तो उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास में अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के फॉर्म में है और वो एग्जैक्ट नहीं है, तो क्या उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक होगा क्या, आंसर इज नो। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता है। अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, कई सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले तो मैं उसको इस फॉर्म में लिखता हूं। इसको मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखो, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया y स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 टाइम्स xy, इसके साथ में कितना हो गया dx, और इसको उधर ले जाओ कितना हो गया माइनस के x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई, y स्क्वायर प्लस 2xy आ गई, एंड n जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2x स्क्वायर। हम बात करें my की, my का मतलब y के रेस्पेक्ट में, ये कितना हो गया आपके पास में 2y और कितना हो गया 2 टाइम्स x। और बात करें हम nx की, तो nx कितना हो गया माइनस 2x। क्या ये इसके इक्वल है क्या, नहीं है। तो सिंस आपके पास में जो my है वो nx के इक्वल नहीं है, nx के इक्वल नहीं है, इसका मतलब मैं इसकी बात करूं 1, तो 1 जो है आपके पास में एग्जैक्ट नहीं है, और 1 अगर एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, और एग्जैक्ट बनाने के लिए जिस फैक्टर से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं वही क्या होता है, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बात यह है कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहली चीज तो आप क्या करो, चारों ऑप्शंस में आप देखते हो, एक में एक्स स्क्वायर होगा, एक में माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इससे आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक फैक्टर को चेक करते हो और इस रूल को अप्लाई करते हो वापस, तो देखते हो कि चारों ही ऑप्शन जो आपके पास में दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन में एक एक को भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो भी इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब जो चारों के चारों ऑप्शन है उसमें आपके पास में कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, लेकिन अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फिलहाल निकालें कैसे, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, चारों ऑप्शन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कुछ रूल्स हैं। उसमें एक रूल ये कहता है कि अगर आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 जो है होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब समझिए, dx के साथ में जो भी फैक्टर है उसमें x और y का जो आपके पास में वेरिएबल है उस xy की पावर जो है वो दोनों में सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कितने टर्म है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इसमें y की पावर कितनी है 2, यहाँ पर देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये क्या हो गया होमोजीनियस। यहाँ पे भी देखो पावर कितनी 2, तो पूरी इक्वेशन में यदि x और y की पावर का जो सम है वो अगर सेम है तो क्या कहलाएगी, आपकी होमोजीनियस कहलाएगी। तो फिलहाल होमोजीनियस है। और जब आपके पास में जो इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, कि अगर mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, आपके पास में क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, होमोजीनियस डी आपके पास में है, तब एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की अगर आपके पास में mx प्लस ny की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, 1 अपॉन mx प्लस ny। ध्यान देना, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। अगर हमारी होमोजीनियस है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे mx प्लस ny। ध्यान से देखते हैं, m आपके पास में ये रहा, ये लिखा हुआ, इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया x स्क्वायर y, प्लस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर और y। ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। और मैं करूंगा ny, जब y से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो कितना हो गया, ये माइनस के x स्क्वायर y, और इसको अगर मैं लिखता हूं तो ध्यान से देखो, ये तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, xy को कॉमन ले रहा हूं, xy को कॉमन लूंगा तो यहाँ y बच गया और यहाँ पर कितना बच गया, x बच गया।
इसका मतलब दिस इंप्लाइज इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा mx प्लस ny, और ये कितना है 1 अपॉन xy और y प्लस x। ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो चारों ही ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जरूरी नहीं कि जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला वो ऑप्शन में दे रखा हो, कोई ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वो ऑप्शन में दे सकता है जो आपकी इस मेथड से नहीं आ रहा हो, लेकिन वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो यूनिक नहीं होता है। यूनिक नहीं होता है तो आप क्या करोगे, चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ही होता है, आप उसको मल्टीप्लाई करके देखो, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और सेटिस्फाई कराते हो, इस इक्वेशन को निकालते हो, तो डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स के। इसका मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो है। तो चलो ये तो था मेथड, और मेथड से सॉल्व करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 85। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन नंबर 86 में अगेन आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, आपके पास में केवल एक इक्वेशन लिखी हुई है, फैमिली ऑफ सरफेसेस है, उसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी। क्वेश्चन नंबर 86। अब ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है z इक्वल टू आपके पास में है x प्लस वाई और प्लस a ऑफ एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये a जो है वो क्या है। a को अगर आप जस्ट कांस्टेंट मानते हो, मींस इसको अगर ऐसा रीड करते हो x प्लस वाई प्लस ए एक्स वाई, तो भी ठीक है। चाहो तो आप इस a को जो है वो एक्स वाई का फंक्शन भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। तो अभी कुछ इस क्वेश्चन में ऐसा क्लेरिफाई नहीं है, लेकिन दोनों ही केस में आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये आपके पास में क्या है, एक सरफेस दी हुई है, और सरफेस में a क्या है, कांस्टेंट है, या a ऑफ एक्स वाई क्या है, ये a जो है एक्स वाई का फंक्शन क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तब आपको बात करनी है, इस फंक्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना होता है। क्या करने के लिए, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के। कल लास्ट क्लास में मैंने बताई थी, आपके पास में एक फैमिली ऑफ क्या दिया होती है, एक कर्व दिया हुआ था। उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, उसमें कांस्टेंट को पहचाना था। कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या, सॉरी, उसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, कांस्टेंट को क्या था, एलिमिनेट किया था। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक्स वाई और जेड आर, जब तीन वेरिएबल आ जाते हैं तो क्या होगा, उनमें एक तो डिपेंडेंट होगा, दो इंडिपेंडेंट। तो जो आपके पास में मिलने वाला है वो क्या होगा, आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस में इसको एलिमिनेट करने के लिए z को हम x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, और y के रिस्पेक्ट में भी करते हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना हो गया, डेल्टा z ओवर डेल्टा x। ये कितना हो गया x के रिस्पेक्ट में 1, ये कितना हो गया 0। अब चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, पूरा फंक्शन मान सकते हो। अगर फंक्शन मान रहे हो तो ये कितना हो गया a डेस एक्स वाई, और अब आपको एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो केवल कितना आएगा, y x का तो कितना होगा 1। इसको हम जनरली लिखते हैं किससे, p से। तो p कितना आ गया, ध्यान से देखो, 1 प्लस वाई ए डेस आपके पास में कितना हो गया, ऑफ एक्स वाई। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, इसको किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका तो कितना हो गया 0, इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया a डेस ऑफ एक्स वाई, और मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया आपके पास में x। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये कितना हो गया q इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 1 प्लस a डेस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स। यहां से क्या करो, दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो यूजिंग 1 एंड 2, एक और दो से हम क्या करेंगे, a डेस के वैल्यू को इक्वल रख देंगे। यहां से a डेस की वैल्यू कितनी आएगी, p, ध्यान से देखना, अपॉन कितना आ जाएगा आपका, सॉरी, p माइनस 1 अपॉन कितना आएगा y, यहां से कितना आ गया q माइनस 1 अपॉन x। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया px माइनस कितना हो गया x इक्वल टू qy माइनस कितना हो गया y। दिस इंप्लाइज px माइनस qy इक्वल टू कितना आ गया x माइनस y। ध्यान से देखो, एक ऑप्शन में आपके पास में ये होगा px माइनस qy इक्वल टू x माइनस y। चेक करते हैं, xp माइनस yq इक्वल टू x माइनस y, एक फैक्टर आ रहा है। तो चाहे आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनेट दी हो, चाहे आपके पास में पार्शियल दी हो, आपको अगर कोई सरफेस या कोई कर्व दिया हुआ है तो आपको उसके अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो हमें सिर्फ इतना करना होता है, उसके कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। और कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इक्वेशन देखो, इक्वेशन में अगर केवल दो ही वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल, इसका मतलब वो प्लेन के अंदर, मतलब आपको कर्व दिया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आप इसको इस तरह से भी पहचान सकते हो, आपकी लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की। क्वेश्चन में अगर कर्व लिखा हुआ, कर्व का मतलब होता है प्लेन कर्व, और सरफेस का मतलब होता है 3D के अंदर। तो 3D का मतलब क्या होता है, 3 वेरिएबल। तो यहाँ 3 वेरिएबल और सरफेस लिखा हुआ भी हुआ था।
ठीक है। और अगर आप इस पे भी इतना ध्यान नहीं देते हो तो आपको वेरिएबल देखना है। अगर 2 वेरिएबल दे रखे हैं इसका मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, और अगर 3 वेरिएबल या 3 से ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगी, पार्शियल मिलेगी। ध्यान देना यहाँ 3 वेरिएबल है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। 2 बार डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में, और कॉन्स्टेंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 86। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। अगेन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 87 जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैंने कहा ऑपरेशन रिसर्च के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो लगभग 1-2 क्वेश्चन होगा इसमें कैलकुलेट करना होगा, बाकी थ्योरेटिकल थी, आपको थ्योरी अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपने पढ़ी होगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। कई सारी चीजें हम पढ़ते हैं ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन टेक्निक्स के अंदर। ये ऑपरेशन टेक्निक्स का पार्ट है। असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, गेम थ्योरी पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं। उस ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है, उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। 3 मेथड हम जनरली पढ़ते हैं। उसमें कौन सा मेथड होता है? एक मेथड आपके पास में वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरी मेथड। दूसरा आपके पास में देखो ऑप्शन में आ रहा है, मेरे पास जो लिखा, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर उसके अंदर दूसरा है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रूल। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जो मेथड आपके पास में होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और इसमें एक ऑप्शन में भी दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट। एक होता है लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि किस मेथड से कैलकुलेट नहीं करते हैं, आंसर जो इसका होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नाम का कोई मेथड नहीं होता है ना। इस तरह का क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट और कॉर्नर रूल, ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट की जगह अगर वेस्ट लिखा हुआ है जैसे आपके एक ऑप्शन में दिया हुआ है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल होता है, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन होता है, लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड भी आपके पास में होता है। तो ये सिंपल सा आपके पास में क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। चलो मैं इधर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 88। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर क्या दिया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके पास में दी हुई है, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से देखो यहाँ क्या आ रहा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फिजिबल सॉल्यूशन और आपके पास में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। पहले यहां पर देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारे जो क्वेश्चन में एलपीपी डिफाइन करके दी हुई, ध्यान से देखो मैंने बताया था या तो यहाँ पर मैक्सिमाइज होगा या पे मिनिमाइज होगा। मैक्सिमाइज और ये जो फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं जनरली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कितना दे रखा है 3x1 + 2x2। ध्यान से देखो आगे सस्टेट ये जो दिया होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट या प्रतिबंध। ये आपके पास में है 2x1 प्लस कितना दिया हुआ है x2 और लेस देन इक्वल टू 2, और आपके पास में है 3x1 प्लस 4x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ 12 आपके पास में है। एंड इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव आपके पास में वेरिएबल जो आपके पास में x1 और x2 दोनों क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास में एलपीपी है, और इस एलपीपी के बारे में 4 ऑप्शन दे रखा है कि इसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा या कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था आपके पास में कि सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, वहां तक आपको समझ में आ गया था। एक वर्ड यहाँ पे है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब फिजिबल सॉल्यूशन तो है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब है पहले जिसको उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए जो केवल इसके करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन आता है उसको फिजिबल बोलते हैं। इस फिजिबल सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग हम यहां से क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब उसको ऑप्टिमल बोलेंगे, नहीं करता है या फिर उसकी वैल्यू कुछ इनफाइनाइट की ओर जा रही है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ z, देन वी से कि फिजिबल तो है लेकिन कैसा होगा, अनबाउंडेड। कोई अगर आपके पास में ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जो इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हमारे क्वेश्चन में देखते हैं अब एलपीपी को सोल्व करने का जो सबसे बेस्ट मेथड जो हम जनरली करते हैं, हम इसको 11th 12th में भी पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस में आता है, बीएससी में तो हम खैर पढ़ते ही हैं, 12th में भी या 11th में भी एलपीपी को सोल्व करते हैं। और एलपीपी को सोल्व करने का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि आप इस चीज को क्या करो, ग्राफ के अंदर प्लॉट करो। अब देखो समझो यहाँ पर आपके पास में z किसका फंक्शन है, x1 और x2 का, और यहाँ पर जो ये चीज दे रखी है पूरी कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव, वो कितने वेरिएबल है, केवल 2 वेरिएबल x1 और x2। अब 2 वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करेंगे। अब x1 को अगर मैं x मान लूं, x2 को अगर मैं y मान लूं, इसका मतलब ये जो 2 चीजें हैं ये दोनों किसमें, x और y में। x और y दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में होता है, आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे इस तरह से
तो आपके पास में जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर x और y क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं इसमें x1 ले लेता हूं, यहाँ पे कितना ले लेता हूं, x2। ठीक है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस आपको बात करनी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान देना। अब दी हुई ये दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन अगर आपको दी हुई है तो ये भी क्या होगी, x1 और x2 मींस x और y में एक लाइन की इक्वेशन हो गई, ये भी क्या होगी, लाइन। तो पहले तो आप यहाँ इक्वल मान करके दो लाइंस प्लॉट करते हैं। जब इस लाइन को प्लॉट करोगे ध्यान से देखो, अगर आप x1 की वैल्यू 0 ले ले तो x2 कितना आ गया, 2 मींस अगर यहाँ 1 ले लूं, यहाँ पे 2 ले लूं मींस ये लाइन यहाँ से पास होगी। यहाँ पर अगर मैं x2 की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, x1 कितना आपके पास में, x1 की वैल्यू सॉरी x2 की वैल्यू आपके पास में 2 है, ये x2 की वैल्यू आपके पास में 2 है और ये x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट। मींस ये लाइन जो है कुछ आपके पास में इस तरह से बनेगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास में ये लाइन बनेगी। हाँ, इसको देख लेते हैं फिगर्स। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आप क्या करोगे, x1 की वैल्यू 0 रखा तो x2 की वैल्यू 3 मींस आपके पास में कहां होगा, यहां से पास होगा, ये 3 पॉइंट रहा। फिर हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मींस यहाँ पे कितना होगा, कुछ इस तरह से ये पास होगा। तो अगर इस लाइन को प्लॉट करें तो इस तरह से बनेगी। अब ध्यान से देखो, हम कंडीशंस को देखते हैं। ये कहता है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब इससे नीचे वाला पार्ट आपको लेना है। ध्यान से देखो, इस तरह से ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, इधर वाला पोर्शन आपको केवल लेना है। ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मींस आपके पास में ये वाला पोर्शन आपको क्या करना है, लेना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। अब जब देखते हो दोनों इन दोनों को बनाते हो, अब इसका मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वी आर टॉकिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का, क्या यहां से यहां तक के अंदर इस लाइन या इस लाइन के द्वारा, इस इनइक्वालिटी के द्वारा जो भी रीजन आ रहा है उसमें कोई कॉमन रीजन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये तो कहता है इस ये वाली जो इनइक्वालिटी है, ये वाली फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी, वो तो कहती है कि केवल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन चाहिए, है ना। और ये कहता है आपके पास में कि आपको इसके ऊपर जो भी आ रहा है ये सारा रीजन आपको चाहिए। क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब इन दोनों जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर ऐसे कोई x1 और x2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो इनको क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो वेरिएबल्स या वो सॉल्यूशंस जो इन कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। हमें ऐसे कोई x1 x2 ही नहीं मिल रहे हैं जो इनको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इनको सेटिस्फाई नहीं करने वाले अगर x1 x2 हैं, इसका मतलब ऐसे x1 x2 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इस सिचुएशन में, कि इस जो आपके पास में एलपीपी दे रखी है, इस एलपीपी का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चेक करो, एक ऑप्शन आपके पास में होगा जिसके अंदर नो फिजिबल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान से देखो, क्या दिया भाई क्वेश्चन नंबर 89 में आपके पास में फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट आपको ड्यूल निकालना है। अब ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में आपके पास में दिया हुआ है मैक्सिमाइज करना है आपको ZP इक्वल्स टू कितना CX और सच दैट के बाद में जो भी लिखा होता है भाई उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, AX इज लेस देन इक्वल्स टू B एंड आपके पास में दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो LPP आपको दी हुई है, इस LPP का आपको क्या निकालना है, ड्यूल निकालना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ P, इस P का मतलब होता है प्राइमल। तो प्राइमल का मतलब जो भी आपको LPP दी हुई है, अब जो कन्वर्ट करोगे उसको बोलेंगे ड्यूल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ZD आ जाएगा। चार ऑप्शन में देखो आपके पास में ZD लिखा होगा, ZD का मतलब इसका ड्यूल है। अब ड्यूल निकालने के लिए करते क्या है, ड्यूल निकालने के लिए पहले इस चीज को समझते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे अभी अपने को क्वेश्चन में दिया था तो वहां पे दो कंडीशंस दी है, यहाँ पर A क्या होता है, X क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो C होता है इसको बोलते हैं, देखो C होता है आपके पास में n रॉड मैट्रिक्स, मींस आपके पास में क्या है, एक रो मैट्रिक्स होती है। X जो होता है वो क्या होता है, n कॉलम मैट्रिक्स आपके पास में होता है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। और यहां पर हम बात करें A की, तो A क्या होता है, m बाई n की मैट्रिक्स होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हो। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये आपके पास में क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। B अगेन आपके पास में क्या है, एक कॉलम वेक्टर होता है। ठीक है, कॉलम वेक्टर बोले, कॉलम मैट्रिक्स बोले, एक ही बात है, मैं वेक्टर लिख रहा हूं। ठीक है, ऑफ ऑर्डर कितना n। ठीक है, n ऑर्डर का मींस इस तरह से आपके पास कॉलम वेक्टर होगा। X आपके पास में क्या होता है, कॉलम वेक्टर होता है। ठीक है, n रॉड।
और ए क्या होती है, m बाई n की कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, और सी आपके पास में क्या होती है, एक एंड रोड मैट्रिक्स होती है। एक्स आपके पास में वेरिएबल है, एक्स मैंने बताया दिया, आपके पास में n कॉलम वेक्टर होता है, और जेड पी आपकी मतलब प्राइमल है, और जेड पी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। अब ड्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं, ड्यूल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। ड्यूल जब निकाला जाता है तो ड्यूल निकालने का पर्पस भी आपको पता होना चाहिए कि ड्यूल निकालने का पर्पस क्या है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूल निकालते कैसे। अब ड्यूल जब भी निकाला जाता है तो ध्यान से सुनना, अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज दी हुई है तो क्या होगा, ड्यूल क्या होगा उसका, मिनिमाइज होगा। ध्यान से सुनना, इसका मतलब यहां पर अगर मैक्सिमाइज है तो जब आप ड्यूल निकाल रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। जेड पी है तो पी की जगह हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, डी फॉर ड्यूल, क्योंकि ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो इसके ड्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए डी फॉर ड्यूल। तो पहले तो आप क्या करो, चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन देख लो जिसके अंदर आपके पास में मिनिमाइज लिखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमाइज तो होगा ही नहीं, मैक्सिमाइज प्रॉब्लम का ड्यूल कभी मैक्सिमाइज नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन में से मैक्सिमाइज वाले को हटा दो, बचा कौन सा, मिनिमाइज वाला। मिनिमाइज वाले में देखते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके पास में कांस्टेंट दिए हुए हैं उस कांस्टेंट के अंदर अगर आपके पास में लेस देन इक्वल्स टू है तो जो ड्यूल निकालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। और यहां पर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में। तो आप क्या करो, आपके ड्यूल प्रॉब्लम में एक आपके पास में जब सस्टेट लिखोगे तो ये जो लेस देन इक्वल्स टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों चीज देख लो, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास में जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम में देखो मिनिमाइजेशन के साथ में, मिनिमाइजेशन के दो ही ऑप्शन है, मिनिमाइजेशन के दो ऑप्शंस में से जो एक ऑप्शन है उसमें यहां पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक में क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू वाला आंसर डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चलो सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर हमारे पास में कितना लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स तो ए ही है, तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी। हम क्या करते हैं, ये भी कॉलम वेक्टर है, ये भी कॉलम वेक्टर है, तो इस सी को और बी को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, बस फर्क इतना ही है। और x जो है आपके पास में, अभी वेरिएबल आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, तो इस वेरिएबल को हम चेंज करके कुछ और ले लेते हैं, w ले लेते हैं। तो b, c की जगह कितना लिखेंगे b, और b की जगह कितना लिखेंगे c। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर b हो गया और ये w हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो b लिखा था उस b के बारे में देखो, b क्या था, कॉलम वेक्टर। ध्यान से सुनना, b क्या था, कॉलम वेक्टर। और यहां पर जो सी था वो क्या था, आपके पास में रो वेक्टर, रोड मैट्रिक्स या रो वेक्टर लिख लो इसको, एक ही बात है ना, रो वेक्टर। ये क्या था अपने पास में, रो वेक्टर। तो जब आपके पास में यहाँ पे सी रो वेक्टर था और ये कॉलम वेक्टर था, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, रो वेक्टर बनाना पड़ेगा। और बी अगर आपके पास में कॉलम वेक्टर, तो आप सबको पता है उसको रो वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी ट्रांसपोज। सिंपल सा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ये ए, इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, क्योंकि m बाई n है तो किसमें कन्वर्ट होगी, n बाई m में, क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा। तो a ट्रांसपोज कितना हो गया, w। अब b क्या था, b की जगह क्या लिखेंगे, c। लेकिन अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉलम वेक्टर। ये क्या है, रो वेक्टर। तो जैसे आप ट्रांसपोज लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, c ट्रांसपोज। एंड जो भी आपका दिया हुआ w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या बन गया, आपका ड्यूल बन गया। चेक करते हैं, मिनिमाइजेशन जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज w, A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज एंड W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये था आपके पास में जो प्रॉब्लम, आपकी जो प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है उसका ड्यूल, और ड्यूल के केस में ये प्राइमल बन जाता है। ठीक है, दोनों ही सेम चीजें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 89। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 90 फिर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, सीधा रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया कि पीआई विद पे ऑफ टू द ith प्लेयर। इसको समझते हैं, पीआई जो आपके पास में है वो क्या दिया हुआ है, आपके पास में पे ऑफ दिया हुआ है टू द किसको, ith प्लेयर। और क्वेश्चन के अंदर एक डाटा ये दिया हुआ है और एक डाटा आपके पास में क्या दिया हुआ है कि टोटल जो आपके पास में गेम है वो गेम कैसा है, n% गेम। ध्यान देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन आपको बोला गया है कि जीरो सम गेम कब होगा। जीरो सम गेम के लिए कंडीशन क्या होगा, आप सब ने ऑपरेशन टेक्निक्स में पढ़ा होगा जीरो सम गेम। ऑपरेशन टेक्निक के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं गेम थ्योरी, और गेम थ्योरी में हम क्या करते हैं, गेम ही खेलते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो पीआई जो है वो आपके पास में क्या है, पे ऑफ है। अब देखो इस पे ऑफ को समझते हैं। ये जो पे ऑफ आपके पास में है, ये पे ऑफ किसका है, ith प्लेयर का। मतलब P1 की बात करो तो पहले प्लेयर का पे ऑफ है, P2 दूसरे प्लेयर का पे ऑफ। पे ऑफ होता क्या है, जब आपके पास में एक गेम कंप्लीट हो जाता है,
तो उस गेम के कंप्लीट होने के बाद में जो प्लेयर्स को न्यूमेरिकल मेजर्स मिलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हो, जैसे आप बोलते हो 4 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका -3 हो गया, जो ये न्यूमेरिकल मेजर्स है, इन न्यूमेरिकल मेजर्स को क्या बोलते हैं, पे ऑफ बोलते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, पे ऑफ क्या है, पे ऑफ इज द न्यूमेरिकल मेजर्स किसको, गिवन टू द प्लेयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ गेम। जब एक गेम कंप्लीट हो जाता है तो उस गेम के कंप्लीट होने के बाद जो हर प्लेयर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपने दी, न्यूमेरिकल मेजर दिया, उसी को बोलते पे ऑफ। किसी को 2 मिल गया, किसी को 3 मिल गया, ठीक है। अब इस गेम में कितने प्लेयर है साहब, n प्लेयर है। अब जीरो सम क्या होता है, जीरो सम गेम का मतलब होता है एक ऐसा गेम जिसके अंदर गेम कंप्लीट होने के बाद जितनी भी प्लेयर्स के पे ऑफ है उनका सम कितना आ जाए, 0 आ जाए। ध्यान से सुनना, सारे के सारे प्लेयर्स का जो पे ऑफ है उनका सम कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो जीरो सम गेम का मतलब क्या होगा, सारे के सारे कितने हैं, अब ध्यान से देखो, i = 1 से लेकर के n तक। यहां पर अगर मैं n+1% दे देता तो अब i = 1 से n+1 हो जाते, या फिर उसको इस तरह से लिख सकते हैं i = 0 से n तक। ध्यान देखना, तब i = 0 हो जाएगा। इससे मुझे मतलब नहीं है, p0 0 इसको बोल रहा हूं, एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं, करने का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, पे ऑफ कितना है, pi, इन सबका क्या करेंगे सम, p1 + p2 + p3, इन सबको ऐड किया और उसको कितना कर दिया, 0। देखो एक ऑप्शन में आपके पास में होगा, तो जस्ट आपके पास में डेफिनेशन थी, एक ऑप्शन में i = 1 से लेकर के n तक pi की वैल्यू कितनी है, 0। ये था क्वेश्चन नंबर 90। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर आपको बोला गया कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 और क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर आपको बोला गया कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉस है। अब देखो इस डेल्टा का मतलब क्या, पहले तो ये समझो कि यहाँ पर एक चीज आ रहा है डेल्टा, इस डेल्टा को बोलते हैं, हम बोलते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर, ठीक है। इस फॉरवर्ड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉरवर्ड ऑपरेटर को हम लिखते हैं कि अगर मैं किसी फंक्शन f(x) को फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाऊंगा तो कितना होगा, f(x + h) माइनस कितना होता है, f(x)। ये इसकी क्या होती है, जनरली डेफिनेशन होती है। इसी को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, और चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अब देखो, आप एक एक ऑप्शन पे चेक कर लेना, मैं चेक करना बताता हूं। डेल्टा cos x का कितना होगा, x⁻n का कितना होगा, x⁻n और दे रखा है, लेकिन वो बॉक्स में दे रखा, उसका मतलब भी समझते हैं, और e⁻x का nth फॉरवर्ड डिफरेंस कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास में डेल्टा ऑफ x ऑफ n, जो ऊपर दिया हुआ है, जिसको हम फैक्टोरियल फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं f(x) ले लेता हूं x ऑफ n, इसको समझना, क्योंकि इसका यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप निकाल देना, जैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल सा है। ये जो होता है इसको बोलते हो आप फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। अब इस फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इस x ऑफ n, कई अदर जो होते हैं इसको इस फॉर्म में भी लिख देते हैं भाई, x ऑफ n, इस तरह से भी कई अदर्स को लिखते हैं। ये होता है फैक्टोरियल फंक्शन। होता क्या है, x आपके पास में है, ठीक है, कितना होगा x-1, कितना होगा x-2, और कहां तक होगा x- और ये n-1 तक। ये होता है फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे इसको फैक्टोरियल x-n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये हो गया x-1, और कितना हो गया, ये हो गया x-n-1, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने फैक्टोरियल x-n से, और नीचे भी मैं कितना कर देता हूं, फैक्टोरियल x-n, ठीक है। फैक्टोरियल तो सबको पता है। ये पूरी क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, ऑफ कोर्स फैक्टोरियल की डेफिनेशन देखोगे तो ये पूरी क्वांटिटी किसकी बन जाएगी, दैट इज फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x-n। आप स्पेशल फंक्शन में भी जनरली पढ़ते हो, ये होता है फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन फैक्टोरियल के फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, हमारी इस डेल्टा को कैलकुलेट करते हैं कि अगर f(x) में ये ले लूं तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, क्या हमारी जो ऑप्शन में दिया हुआ वो करेक्ट होगा। तो चेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इसको ऑपरेट कर रहा हूं। तो नाउ हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा ऑफ x ऑफ n, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपना आंसर आया, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। जब यूज करूंगा, इसको लिखूंगा, तो मैं कितना हो जाएगा, ये x प्लस। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में h की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, तो h की वैल्यू में कितने ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। तो जैसे x की वैल्यू लोगे कितना होता है, f ऑफ x प्लस h, तो x ऑफ x प्लस 1 कितना होगा, x प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, n हो जाएगा। ध्यान से देखना, फिर मैं क्या लिखूंगा, माइनस कितना होता है, f ऑफ x, ये लिखा हुआ, f ऑफ x कितना आ जाएगा, वापस x ऑफ n आ गया। जब मैं इसको लिखूंगा, h की वैल्यू ध्यान देना, मैं यहाँ पर h की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। जब नहीं दिया होता क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके तो 1 ले लेते हैं।
ये आपके पास में हो गया x प्लस वन ऑफ n। फैक्टोरियल नोटेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे x की जगह कितना आ गया x प्लस वन, ठीक है, नथिंग एल्स। यहाँ पर कितना हो गया, ध्यान से देखो, इसको मैं कितना लिख लूं x प्लस वन और माइनस कितना हो गया n, और इसको भी मैं कितना लिख लूं फैक्टोरियल x अपॉन कितना हो गया फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा ये x माइनस n। ध्यान से देखो, फैक्टोरियल की डेफिनेशन सबको पता है, मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, x माइनस n से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं कितना लिख लूं, इसको तो मैं लिख लेता हूं x फैक्टोरियल x, ये कितना हो गया फैक्टोरियल x प्लस वन माइनस n। ध्यान देना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टोरियल x और x माइनस n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये x माइनस n हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल x माइनस n। अब ध्यान से देखो, जैसे आपको पता है कि जो n प्लस होता है फैक्टोरियल n प्लस वन कितना होता है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल n कितना होगा फैक्टोरियल n प्लस वन। तो ये देखो n फैक्टोरियल n है तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस वन मीन्स x माइनस n प्लस वन, और इन दोनों से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो क्या x फैक्टोरियल x, और ये बच गया आपके पास में x प्लस वन माइनस n। ध्यान से देखना, और ये हो गया माइनस के फैक्टोरियल x और x माइनस n अपॉन ये कितना बन गया फैक्टोरियल x माइनस n प्लस वन। ये क्वांटिटी सेम है, फैक्टोरियल x भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो फैक्टोरियल x अपॉन कितना हो गया फैक्टोरियल x प्लस वन माइनस n, ब्रैकेट में यहाँ कितना बच गया x, ये माइनस, ये कितना हो गया x, और ये प्लस कितना हो गया n, कैंसिल आउट हो गया। तो ध्यान से देखो n, इस क्वांटिटी को अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पे n था तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आ गई, अगर मैं इसको n माइनस वन ले लेता हूं तो कितना हो गया x माइनस n की जगह n माइनस वन रखोगे तो माइनस n और प्लस वन, ये क्वांटिटी बन रही है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कितनी होगी x ऑफ n माइनस वन। चेक करो, एक ऑप्शन आपके पास में ये होगा, ठीक है। तो x ऑफ n x ऑफ n माइनस वन। तो ये आपके पास में था क्वेश्चन नंबर 91। जस्ट आपको क्या करना था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है उसको यूज करना था। बाकी तीन ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा था, ये 91। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर क्या दिया हुआ, सिंपल क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 और क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर बोला गया है कि f ऑफ x जो है वो आपके पास में 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस 1 है, तब आपको कैलकुलेट करना है डेल क्यूब और fx। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सबने पढ़ा होगा, तो ज्यादा हम इसको डेराइव तो नहीं करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन तो अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान से देखो कि यदि मान लेते हैं कि आपके पास में fx एक n डिग्री का पोलिनोमियल है, मींस किस फॉर्म में है, a0 आपके पास में है x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस अप टू कितना है an। सपोज fx आपके पास में ये पोलिनोमियल, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा कि अगर n ऑर्डर का n डिग्री का आपके पास में पोलिनोमियल है तो इसका nth जो आपके पास में फॉरवर्ड डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, फैक्टोरियल n a0 ये आपके पास में, और कितनी आती है h की पावर n। सॉरी, यहां पर हम कंपेयर करें यहां से, तो हमारे क्वेश्चन को कंपेयर करें तो ध्यान से देखो a0 की वैल्यू कितनी होगी 2, n की वैल्यू कितनी होगी 3, और h अगर नहीं दिया हुआ तो कितना लेना है 1। जैसे अप्लाई करते हैं तो यहां पर कितना हो गया डेल क्यूब और f ऑफ x इक्वल टू a0 कितना है 2, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और 1 की पावर कितना आ गया 3। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 इज करेक्ट आंसर। चेक करो, एक ऑप्शन होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 भी सिंपल सा था, ऑपरेटर आपको पता होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास में कौन सा था, ये 92 था। अब बात करते हैं 93। अब देखो 93 के अंदर वैसे तो आपके पास में जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे फॉरवर्ड ऑपरेटर हुआ, बैकवर्ड ऑपरेटर हुआ, शिफ्ट ऑपरेटर हुआ, ठीक है, एवरेज ऑपरेटर हुआ, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हुआ, इन सब के बीच में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, स्टैंडर्ड रिलेशन होते हैं। वो स्टैंडर्ड रिलेशन आपको याद होने चाहिए, नहीं भी याद होता तो क्या होता है, फिर हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है। अब जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 93 के, क्वेश्चन नंबर 93 में जस्ट बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, एक एक ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना, और रिजल्ट याद है तो आप सीधा क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। फिलहाल यहाँ पे जो आंसर आपके पास, मेरे पास में जो क्वेश्चन पेपर है उसका 4th आंसर करेक्ट है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि निकालना कैसे। जैसे यहाँ पे आ रहा है म्यू इंटू डेल्टा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यू की। तो आपने पढ़ा होगा कि एक एवरेज ऑपरेटर होता है, और एवरेज ऑपरेटर कितना होता है, एवरेज ऑपरेटर जो डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं म्यू। और म्यू कैसे डिफाइन होता है, म्यू की वैल्यू होती है e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस के 1/2 अपॉन कितना आ गया 2, ये होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है
ये सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपके पास में डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, e पावर 1/2 माइनस e पावर माइनस 1/2। हमें क्या करना है, एक ऑप्शन में देखो म्यू इंटू डेल्टा को मल्टीप्लाई किया, तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू इंटू डेल्टा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ये 1/2 तो बाहर आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं कितना लिख दूं, e माइनस e इनवर्स, इस तरह से लिख सकता हूं। ये हो गया 1/2, ठीक है। e माइनस e इनवर्स में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो e माइनस 1 इसको एक साथ लिख देता हूं इस तरह से, क्या मैं इस तरह से कर सकता हूं, प्लस आपके पास में कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया e इनवर्स, 1 और माइनस इनको एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। e माइनस 1 देखो पहले ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके पास में है भी सही, इसको कितना हो गया 1/2, इसको लिखते हैं हम कितना डेल्टा, और प्लस ये कितना होता है बैकवर्ड, तो दिस इंप्लाइज यहां से कितना आ गया फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू डेल्टा। क्या आपके पास में जो ऑप्शन है उसमें ये है, देखो एक ऑप्शन आ रहा है 2 टाइम्स म्यू डेल्टा इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन आपके पास में है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 93। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, और क्वेश्चन नंबर 94 ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फिर एक सिंपल सा लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपने थ्योरी याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर आपको दिया हुआ है कि एक सिस्टम आपके पास में है, और सिस्टम कौन सा है, ax इक्वल टू b। ध्यान से देखना, इस सिस्टम में आपके पास में क्या दी हुई है, m इक्वेशंस दी हुई है और n वेरिएबल्स दिए हुए। इस स्ट्रक्चर्स को आप समझते हो, जैसे मान लेते हैं आपके पास में m इक्वेशंस है, और आपके पास में m इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स है, और n ग्रेटर देन कितना दिया हुआ आपके पास में m दिया, मींस वेरिएबल्स आपके पास में ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि m की वैल्यू 2 ले लो और n की वैल्यू 3 ले लो। जैसे आपके पास में एक इक्वेशन होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, और एक होगी 2x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3 इक्वल टू 3। इस तरह की आपके पास में एक इक्वेशन होगी। अब ध्यान से देखो यहाँ वेरिएबल कौन कौन से, x1 x2 x3, तो वेरिएबल 3 आ गए, इक्वेशंस कितनी, केवल 2 ही है। तो ये आपके पास में एक सिस्टम दे रखा है, और इस सिस्टम में बोला गया कि आपके पास में जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस कितनी है, m है, वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास में n है, और वेरिएबल्स ज्यादा है आपकी इक्वेशन से। तो आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, अगर हम इसको रीड करें, ए सिस्टम ax इक्वल्स टू b ऑफ m इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स हैज अ बेसिक सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि ये सिस्टम है m इक्वेशन n वेरिएबल्स के अंदर, जहां पे n ग्रेटर देन m है, और ये बेसिक सॉल्यूशन रखता है। तो अगर हमें बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब समझते हैं बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन मिलता कब है, बेसिक सॉल्यूशन ध्यान देना, अगर आपके पास में ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, ध्यान देखना, ये सिस्टम आपके पास में दिया हुआ है, साथ ही साथ में n ग्रेटर देन कितना दिया आपके पास में m दिया है, जहां पर m क्या है, इक्वेशंस है, n क्या है, वेरिएबल, साथ ही साथ यहाँ पर a क्या होती है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a का जो रैंक है वो इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल हो, और ये दोनों कितना हो, दैट इज m हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, बेसिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो ax इक्वल टू b के अंदर m इक्वेशन, ये जो सिस्टम है m इक्वेशन n वेरिएबल्स में हो, n ग्रेटर देन m हो, और रैंक ऑफ a जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की वो उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल हो, और दोनों कितनी होनी चाहिए, m होनी चाहिए। तब वो सॉल्यूशन, ये तो आपके हाइपोथेसिस गिवन है, तब वो सॉल्यूशन जिसको n माइनस m वेरिएबल्स को हम कितना रख रहे हैं, 0। ध्यान देना, n माइनस m, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो आपके पास में जैसे मेरे पास में कितना हो गया था, x1 प्लस x2 प्लस x3, एक और आपके पास में x1 x2 x3 में है, तो 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो n माइनस m कितना हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। एक वेरिएबल जो x3 है, किसी भी वेरिएबल को, चाहे x1 को रखो, चाहे x2 को रखो, चाहे x3 को रखो, तीनों में से एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो किसके करेस्पॉन्डिंग आता है, जब n माइनस m वेरिएबल्स को किसके इक्वल रख रहे हैं, 0 के इक्वल रख रहे हैं, 0 के इक्वल रख रहे हैं। तो अब आपके पास में कितने वेरिएबल्स बच गए, केवल m वेरिएबल्स बच गए, क्योंकि n माइनस m को तो आपने 0 रख दिया। और आपके पास में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ध्यान देना, जो आपके पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बची, उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो कितना आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, प्रोवाइडेड इसको तो 0 रखना ही है। तो जब आपके पास में जो बाकी आपके पास में वेरिएबल्स बचे, फॉर रिमेनिंग, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर रिमेनिंग m वेरिएबल्स, जितने भी आपके पास में m वेरिएबल्स बने, उस m वेरिएबल्स के करेस्पॉन्डिंग कोई मैट्रिक्स a1 होगी,
उस A1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब कैसे मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो कैसे इसको फॉर्म करते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो किसके करेस्पॉन्डिंग ऑब्टेंड किए जाते हैं इस सिस्टम के अंदर n माइनस m वेरिएबल्स को 0 के इक्वल पुट करने पर। लेकिन कंडीशन ये है कि जब n माइनस m वेरिएबल्स को 0 के इक्वल पुट कर रहे हो तो जो बाकी आपके m वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अब अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। एक ऑप्शन में आपके पास में दिया हुआ है ये एग्जैक्टली n माइनस m वेरिएबल्स 0। ऑफ कोर्स हम करते हैं बेसिक सॉल्यूशन के लिए एंड ऑफ कोर्स जब आप इतने को कर रहे हो तो बाकी जो m बचे वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। वो कितने होने चाहिए, नॉन जीरो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एग्जैक्टली n माइनस वेरिएबल्स 0 एंड रिमेनिंग m वेरिएबल्स आर नॉन जीरो। तो सिंपल सा था, अगर आपको बेसिक सॉल्यूशंस की डेफिनेशन पता है तो। ये था क्वेश्चन नंबर 94। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 95 को इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया, व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब मैक्समिन और मिनीमैक्स वैल्यूज ऑफ द गेम आर सेम। किसी गेम के अंदर मैक्समिन और मिनीमैक्स वैल्यूज क्या हो, सेम हो। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट यही कहता है कि अगर किसी गेम के अंदर किसी स्टेप पर आने के बाद आपको यह लगता है कि मैक्समिन और मिनीमैक्स की वैल्यूज क्या है, सेम है, तो वो पॉइंट जो होता है वो क्या बन जाता है आपके पास में, उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। होता क्या समझिए, पहली चीज तो यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं। एक वर्ड जो आपके पास में है उसको बोला गया मैक्समिन। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा। सुनना इसको ध्यान से, मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा उसको बोलते हैं मैक्समिन। और एक होता है आपके पास में मिनीमैक्स। मिनीमैक्स का मतलब क्या होगा, मिनिमम किसका लेना है आपके पास में, ऑफ, मिनिमम ऑफ किसका, कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, ये आपको करना है। तो आप इसका क्या करोगे, कॉलम मैक्सिमा का मतलब पहले आप कॉलम्स में जाओगे, उन कॉलम्स के अंदर देखोगे आपके पास में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। उन मैक्सिमम वैल्यूज को क्या करोगे, आप मार्क कर लोगे और उन सबका क्या निकालना, आपको मिनिमम निकालना है। ठीक है, हर कॉलम के अंदर करोगे और उसका क्या निकालना है, फिर मिनिमम निकालना है। फिर क्या करोगे, यहां पर एक करोगे आप मैक्समिन क्या करोगे, मैक्सिमम निकालोगे किसका, रो मिनिमा का। रो मिनिमा का मतलब पहले क्या करोगे, जो रोज आपके पास में उसकी मिनिमम वैल्यू को क्या करोगे आप, सर्कल से हम क्या करोगे, उसको आप मार्क कर लोगे, फिर उसका क्या करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना। और जब ऐसा करने पर आपको लगता है कि यार दोनों ही सेम है, तो उसको बोलते हैं, जब ये दोनों चीज क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो आपके पास में इसका करेक्ट आंसर क्या आंसर हो जाएगा, सैडल पॉइंट। ये सैडल पॉइंट की डेफिनेशन होती है। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि एग्जांपल लेने की जरूरत है। जब आप गेम थ्योरी पढ़ते हो तो आसानी से आप क्या करते हो, एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर टेबल बनाते हो। उस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, आपके पास में रो हो गया, हर रो के अंदर मिनिमम वैल्यू निकालो और उस मिनिमम वैल्यू की भी क्या कर लो, मैक्सिमम वैल्यू जो आती है उसको मार्क कर लो। इसी तरह से क्या करो, आप टेबल बनाओगे तो आपको क्या करना है, जो हर कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू लेकर के जो मैक्सिमम वैल्यू है उनकी मिनिमम वैल्यू ले लो। और जो इन दोनों केस में दो वैल्यूज दोनों सेम आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल तो मुझे नहीं लगता कि अभी लेना चाहिए, वैसे मेरे पास है तो सही, लेकिन रहने दो, टाइम वेस्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 यही बता देता हूं यार। क्वेश्चन नंबर 96 और क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो सिंप्लेक्स मेथड का है। A necessary and sufficient condition for a basic feasible solution to a minimization linear problem to be optimum is। तो इसका सीधा सीधा रिजल्ट है, आप टेबल बनाते हो तो आपके पास में होता है कि zj माइनस cj जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई भी आपके पास में बेसिक फिजिबल, अभी मैंने बताया था एलपीपी के अंदर फिजिबल सॉल्यूशन आपके किसके करेस्पॉन्डिंग आते हैं, कांस्टेंट के करेस्पॉन्डिंग आते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपके पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को भी क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है, या ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को या तो मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो आप सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड की जब टेबल बनाते हैं तो चाहे मैक्सिमाइजेशन हो चाहे मिनिमाइजेशन हो, उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि जेड जे माइनस सी जे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये नेगेटिव आ गया,
आपके पास में कोई फिजिबल सॉल्यूशन है और जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है और फिर भी आप निकालने की कोशिश करते हो ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जिसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं, तो फिर वो सॉल्यूशन कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। ये सारी थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी, तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भाई जेड जे माइनस सी जे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये था 96। अब बात करते हैं 97। 100 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं इस पार्ट में, ताकि 20 क्वेश्चन से केवल बचेंगे। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 97। देखो क्वेश्चन नंबर 97 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिया हुआ कि n+1 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज pnx, या इसको fx से लिख लो, सबसे बेस्ट है। अभी भी बताया था a0x की पावर n, ठीक है, प्लस कितना है आपके पास में a1x की पावर n-1 और प्लस कितना है an। जब मैंने इसका डिवाइडेड डिफरेंस निकाला था, nth डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें तो nth डिवाइडेड डिफरेंस इस फंक्शन का कितना आया था, याद हो तो आपको, फैक्टोरियल n, a0 और h की पावर n, ठीक है। ये आप क्या था मेरे पास में, क्या nth डिवाइडेड डिफरेंस आया था। अब मुझे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं बोला गया मुझे, क्वेश्चन में बोला गया n+1 आपके पास में क्या होगा, डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये तो अभी तक क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस आया था, सॉरी डिवाइडेड डिफरेंस नहीं, फॉरवर्ड डिफरेंस। तो डिवाइडेड डिफरेंस को डिनोट करने का तरीका है ये वाला, और इसको मैं ले लूं n, तो ये fx होता है और इनके बीच में रिलेशन होता है 1/फैक्टर n और डेल्टा n, और कितना होता है fx। यहां पर ये डेल का मतलब है फॉरवर्ड डिफरेंस, इस डेल में बीच में डॉट लगा दिया मैंने, सिर्फ क्या हो गया आपके पास में, डिवाइडेड डिफरेंस। अब अगर आप देखो इस डिवाइडेड डिफरेंस को देखिए, पॉलिनोमियल कितना है, n डिग्री का, इसके n डिग्री के पॉलिनोमियल का जो nth n प्लस, इसकी बात करें हम लोग कि nth, इसको बोलेंगे nth डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होगा, ये nth डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, कांस्टेंट तो आ रहा है, ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे यहां पुट करोगे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना हो गया a0 h की पावर n, और a0 इंटू h की पावर n क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका मतलब किसी पॉलिनोमियल या nth डिग्री के पॉलिनोमियल का nth डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया। अगर nth डिवाइडेड डिफरेंस कांस्टेंट है तो n+1 डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, ऑफ कोर्स कितना होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी का एक बार और करेंगे तो कितना आ गया, 0, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, इसमें कुछ ना था, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0। तो n+1 जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा किसी पॉलिनोमियल डिग्री n का, वो कितना आ जाएगा, 0। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की। सिंपल सा था, आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में भी। यहां पर तो क्या होता है, हम जब बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं तब ये काम आता है, किसी इक्वेशन के रूट निकालने हो तब काम आता है। क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपके पास में एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन कितनी दे रखी है, x³ - 7x + 2 = 0, एंड एक इसका रूट दिया हुआ है, वो रूट कितना है, अल्फा। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, तो अल्फा किस किस के बीच में होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस के अंदर एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इनिशियल क्या, और वो ये कहती है कि अगर मान लेते हैं कि आपका फंक्शन fx जो है वो क्या है, दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है, और कंटिन्यूस किस पे दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल a, b पर। ध्यान से सुनो, एक फंक्शन fx जो है वो क्लोज्ड इंटरवल a, b पर क्या है, कंटिन्यूस है। साथ ही आपको दिया है कि इसके एंड पॉइंट पर f(a) एंड f(b) कितना नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि f(a) और f(b) दोनों अपोजिट साइन के, मींस f(a) यदि पॉजिटिव है तो f(b) क्या होगा, नेगेटिव, और f(a) नेगेटिव है तो f(b) क्या है, पॉजिटिव है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक पॉइंट C जो है उन A और B के बीच में ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि f(c) कितना होगा, 0। इसका मतलब A और B के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर f जो है मेरा क्लोज्ड इंटरवल a, b पर कंटिन्यूस है और f(a) और f(b) अपोजिट साइन के हैं, तब a और b के बीच में उस इक्वेशन का एक रूट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कौन सी इक्वेशन का, fx = 0 का। अब सिंपल सा क्वेश्चन था, एक रूट हमें निकालना है। अब पॉइंट्स कौन, 4 ऑप्शन चेक करते हैं। तो अगर मैं एक ऑप्शन में मैं इंटरवल ले लेता हूं, सपोज क्लोज्ड इंटरवल 2, 3, तो ध्यान से देखो f(2) यहां पर कितना, ये पूरा फंक्शन f हो गया, कंटिन्यूस तो इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। तो 2³ तो कितना हो गया, 8, माइनस कितना हो गया, 14, और +2 कितना हो गया, नेगेटिव आ गया। और f(3) की बात करें तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, माइनस कितना हो गया, 21, +2 कितना आ गया, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज f(2) पे पॉजिटिव, 3 पे नेगेटिव, अपोजिट साइन का, इस पे क्या है, ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब जो आपके पास में रूट दिया हुआ है वो रूट किसके बीच में लाई करेगा, 2 से 3 के बीच में। सिंपल सा था।
तो इसमें आपको आईवीटी थ्योरम का क्या करना था, यूज करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 98। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। और क्वेश्चन नंबर 99 भी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर तो जस्ट आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, ध्यान से देखो। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है जिसकी सेकंड टर्म और आगे वाली सारी टर्म्स दी हुई है। अब देखो, जो आपको निकालनी, फर्स्ट टर्म में कितनी मान लेता हूं, सपोज ए है जिसको मुझे निकालना है, जो मिसिंग है। और आगे वाली जो टर्म्स है वो कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, 3 दे रखी है, 0 दे रखी है, -1 दे रखी है और 0 दे रखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपके पास में कोई फंक्शन है f(x) या कोई पॉलिनोमियल है f(x), उस पॉलिनोमियल के अंदर n डिग्री का है, ठीक है, और n डिग्री के पॉलिनोमियल आपके पास में, उसमें आपको मैं ये कह दूं कि वो पॉलिनोमियल किसके करेस्पॉन्डिंग बोला, n पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग। n पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऐसा है जिस पर आपका जो फंक्शन, इस तरह से कहें कि n पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपका मिस है, ठीक है। इफ वन टर्म इज मिसिंग आउट ऑफ n+1, आउट ऑफ n+1, n नहीं n+1, तो अगर आपके पास में, ध्यान से सुनना, कि वन टर्म आपके पास में क्या है, इज मिसिंग, किसमें से आपके पास मिसिंग है, आउट ऑफ कितने पॉइंट्स आपके पास में, n+1 पॉइंट्स, ठीक है। ये आपके पास में n+1 पॉइंट हो गए। तब क्या होगा आपके पास में, इसका डिवाइडेड डिफरेंस किसका, उस पॉलिनोमियल का n के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 0। n+1 टर्म आपके पास में है, उसमें से एक टर्म आपके पास में क्या मिस है, मीन्स आपको कितनी टर्म दे रखी है, n टर्म दे रखी है, एक टर्म मिस है, तो nth डिवाइडेड नहीं, nth जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0। तो आपको क्या करना है, ये टर्म से ये फंक्शन की वैल्यूज दे रखी है, आपको क्या करना है, nth निकालना है। अब देखो n कितना होगा, 1 2 3 4 5, 2 और 3 5, तो डेल्टा 5 हमारे केस में कितना होगा, 0। और डेल्टा 5 को निकालने के लिए क्या करो, टेबल बना लो, सिंपल सी। तो वैल्यूज यहाँ पे लिख दो, f की वैल्यूज जो आपको दे रखी है कितनी है, a हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 और 0। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड, दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो गया, 8 - a, ये 3 - 8 कितना हो गया, -5 हो गया, 0 - 3 कितना हो गया, -3 हो गया, -1 - 0 कितना हो गया, -1 हो गया, 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखो, -8 -5 -8 कितना हो गया, -30, माइनस कितना हो गया, प्लस की, -3 - 5 कितना हो गया, प्लस की कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से देखो, ये प्लस हो जाएगा। -1 - 3 कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। अगेन इनको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंस निकालेंगे, तो 2 माइनस कितना हो गया, देखो 2 माइनस कितना हो गया, ये हो गया 15 - a, ये 0 और ये 0। फिर इन दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा, a - 15 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इन दोनों का 0 आ जाएगा। फिर इसको निकालेंगे तो कितना आ गया, 15 - a। तो देखो, ये तो डेल्टा आ गया, ये डेल स्क्वायर आ गया, ये डेल क्यूब आ गया, ये डेल 4 आ गया, और ये कितना आ गया, डेल 5। और हमें करना क्या है, मैंने बताया कि अगर आपके पास में n+1 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक टर्म मिस हो, या फिर इस तरह से बात करें कि एक टर्म तो मिस है और n पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो nth जो आपके पास में डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0। तो यहाँ डेल्टा 5f कितना हो जाएगा, 0। जैसे इस टर्म को 0 करेंगे, 15 - a = 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 15। सिंपल सा था। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 99। इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 99। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 100 को आप ध्यान से ऐसे देख लो इसको। सिम्पसन्स 1/3 रूल, आपसे बोला गया कि सिम्पसन्स का कौन सा है, 1/3 रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग द फॉलोइंग। तो इसमें करवाना लायक ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, आपको सिंपल सी थ्योरी याद होनी चाहिए कि अगर आपने न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला पढ़ा हो इंटीग्रेशन का, कि हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन f(x) दे रखा है, उसको a से b के अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इस फंक्शन f(x) को हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करते हैं, और वो पॉलिनोमियल ले लिया मैंने nth डिग्री का, a से लेकर के b dx। ध्यान देना, जब इसको पॉलिनोमियल करते हैं, न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो h जो होता है वहां पर जो आपको डिवाइड करना होता है वो कितना होता है, n। तो जब n की वैल्यू आप 1 लेते हो तो आपके पास में आता है ट्रेपेजॉइडल रूल, आपने पढ़ा होगा। और जब n की वैल्यू यहां पर आप 2 ले लेते हो तो उसको बोलते हैं सिम्पसन 1/3। ठीक है, सिम्पसन 1/3। n की वैल्यू 3 लोगे तो कितना हो गया, सिम्पसन 3/8 रूल।
तो n की वैल्यू 2 रहने पर क्या बन जाएगा आपके पास में सिम्पसन्स 1/3। तो सिम्पसन्स 1/3 n की वैल्यू कितने लोगे 2, और जैसे 2 लोगे तो इसका डिग्री का p2 हो जाएगा, और p2 का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ या डिग्री 2 का आंसर आ जाएगा। तो 2 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन में से देखो, एक ऑप्शन आपके पास में जो होगा उसमें 2 लिखा होगा, 100 में एक ऑप्शन क्या है 2 है।